नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिवा क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल एप्टीट्यूड का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ये जो हमारा डिस्कस करेंगे, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। इसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, और 21 के बाद में हम डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं और यूपीएसआई के एग्जाम में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो आपका एग्जाम आने वाला है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, उसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेंटल एप्टीट्यूड का जो भी आपका पोर्शन रहेगा, ये पूरा रिलेट रहेगा आपके आईक्यू लेवल पर, आप क्या सोच रहे हैं किसके बारे में, इसी से संबंधित रहेगा और आपकी अवधारणाएं से संबंधित ये पूरा पोर्शन रहने वाला है। तो इसको आप अपनी अवधारणा के अनुसार ही आंसर दीजिए, और साथ ही साथ में इसके जो कनेक्टिंग टॉपिक हैं, कनेक्टिंग जो चैप्टर या सब्जेक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स हैं जो कनेक्टिंग हैं। इसके ज़्यादातर आपको टॉपिक्स मिलेंगे, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे टॉपिक मिलेंगे। और आगे वाले जो चैप्टर आने वाले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं संविधान के चैप्टर मिलेंगे, तो उनको भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं डिटेल से। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 में देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार अपराधियों के सुधार हेतु नहीं है? कौन सा उपचार है जो अपराधियों के सुधार हेतु नहीं है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पैरोल, प्राचीर विहीन बंदी गृह, रिमांड होम, परिवीक्षा। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमांड होम। ये रिमांड होम है, ये क्या है? उपचार अपराधियों के सुधार हेतु नहीं है। बाकी ये सभी पैरोल है जो कि अंतरिम जमानत है या खुला कारागार है, और सद्व्यवहार का आश्वासन है, ये सभी सुधार हेतु है। जो भी अपराधी होते हैं उनको सुधारने के लिए ये सब जगह पर भेजा जाता है, लेकिन रिमांड होम में सुधारने के लिए नहीं भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गारोफेलो, टेफ्ट, एल्बर्ट मॉरिस, ये सभी क्रिमिनोलॉजी के पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अपराध शास्त्र के अधीन कम गंभीर अपराध की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है? अपराध शास्त्र के अधीन कम गंभीर अपराध की संज्ञा निम्नलिखित में से किसे दी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल अपराध को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में, तो बच्चे प्रायः सड़क पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं। यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन न्यूमेयर का कथन है। किसका कथन है? मार्टिन न्यूमेयर का। जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में ड्यूटी देती हैं, तो बच्चे प्रायः सड़क पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं। ये कथन किसका है? मार्टिन न्यूमेयर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है। यह कथन किसका है? बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अपराधी क्षेत्र है। जो जिस क्षेत्र में बच्चे रह रहे हैं उस क्षेत्र की बात हो रही है। तो अपराधी जो क्षेत्र है, ये किसका बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? ये कथन किसने कहा था? किसने ये बात कही थी? तो ये बात कही थी सेल्डन और ग्लूक ने। सेंडल और ग्लूक ने ये बात कही थी। सेल्डन और ग्लूक ने ये बात कही थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए अधिक घातक क्या है, ये पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, गंदी बस्तियों में रहन सहन, फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा व क्रूरता के दृश्य, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण, तो ये सभी क्या है? ये सभी समाज के लिए अधिक घातक हैं। जो भी अपराधी प्रवृत्ति को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, ये सभी लोग आपराधिक प्रवृत्ति को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देते हैं। जब हम क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि अपराध नियंत्रण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जैसे गंदी बस्तियों में रहन सहन के बहुत से कारण बन जाते हैं। अगर आप गंदी बस्ती में रह रहे हैं तो वहाँ पे संगति का भी असर बनता है। और फिल्मों में अश्लीलता दिखाए जाने की वजह से यौन अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हिंसा और क्रूरता के अदृश्य जो भी दृश्य हैं, इनको देखने से युवाओं में और जो भी लोग रह रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी समस्याएं आ रही हैं। उन्हें अपराध करने पर मजबूरी आ रही है, उन्हें अपराध करने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि अपराध करने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है। अगर आपके पास किसी कमी है, अगर मान लीजिए कोई भी अपराधी, उसके पास कोई ना कोई कमी होगी, तभी तो उसी कमी को पूरी करने के लिए वो अपराध करता है।
तो इसी वजह से फिल्मों में अश्लीलता और हिंसा और क्रूरता के दृश्य की वजह से अपराध को ज़्यादा अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक से अधिक घातक रूप साबित हुआ है ये सब चीज़ें। और परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण, अगर किसी की भी परिवार के सदस्य आपस में अनैतिक आचरण करेंगे, नैतिकता से नहीं रहेंगे, मोरल से नहीं रहेंगे, तो उनमें क्या होगा कि एक लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, तो इससे अपराध की प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी, अपराधी प्रवृत्तियाँ आएंगी इस तरीके से। अगला है क्वेश्चन, केनशील्ड किसे कहते हैं? तो केनशील्ड किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की रक्षा करने वाला साधन। केनशील्ड का मतलब होता है शरीर की रक्षा करने वाला साधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, दंगों के दौरान पुलिस को निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए? तो दंगों के दौरान पुलिस को निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए, ये पूछा गया है। अगर मान लीजिए कहीं पर रियॉट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दंगे को ही कहते हैं रियॉट्स, अगर कहीं पर दंगे हो रहे हैं तो उसमें सर्वप्रथम जो वहाँ पुलिस पहुँच रही है तो उन्हें सर्वप्रथम ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो दंगों को कंट्रोल कर सकें, उन पर नियंत्रण कर सकें, तो ये चीज़ पूछी गई इसमें। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के ही जवाब दे सकते हैं। देखिए पहले नीचे से पढ़ते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको तो हम बाद में ही देखेंगे। ऑप्शन सी दिया गया है, निरोधात्मक गिरफ्तारियों व कानूनी कार्रवाई। ये सर्वप्रथम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है इसमें। अगला है, अंतिम उपाय स्वरूप वरिष्ठ आदेशानुसार फायरिंग आवश्यकता अनुसार। ऑप्शन ए दिया गया है, दंगा भड़काने वालों, आगजनी, पथराव व फायरिंग करने वालों को सख्त चेतावनी देना व हल्का लाठीचार्ज करना चाहिए। देखिए कहीं पर भी अगर दंगे हो रहे हैं तो पुलिस का काम होता है सबसे पहले उन्हें समझाना, सुझाव देना, उन जो भी लोग दंगे भड़का रहे हैं उनको, जो लोग दंगे भड़का रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं या फिर और भी कोई ऐसे हरकतें कर रहे हैं जिनसे दंगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले समझाना और उनके ही ऊपर, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके ही ऊपर हल्की फुल्की लाठी चार्ज करना। तो ये काम पुलिस सबसे पहले करेगी। तो जहाँ पर आपने देखा भी होगा कई मूवीज़ में कि सबसे पहले लाठी चार्ज का ही आदेश दिया जाता है, तो लाठी चार्ज सबसे पहले होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से देखिए क्या है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ से लाठी चार्ज दिया गया और सबसे पहले लाठी चार्ज ही होगा। ये नहीं है कि फायरिंग कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपराध के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? अपराध के लिए निम्न में से कौन सा कारण है जो उत्तरदायी नहीं है, ये पूछा गया है। राइट आंसर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा इसका? उच्च शिक्षा। ये जो कारण है ये उत्तरदायी नहीं है अपराध के लिए। बाकी सब जो निर्धनता और बेरोजगारी ये उत्तरदायी है, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी उत्तरदायी है, धार्मिक विभिन्नता भी उत्तरदायी है। यहाँ पर एक चीज सामने ये आती है, क्या उच्च शिक्षा उत्तरदायी कारण नहीं है? कहीं कहीं पर यह भी देखा होगा कि आपने, जो आप एक ऑप्शन ले लीजिए, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये नहीं है कि अगर मान लीजिए एक कोई सिटी ए है और एक कोई सिटी बी है, एक कोई सिटी ए है, एक कोई सिटी बी है, तो यहाँ पर ए के रहने वाले लोग क्या है, साक्षरता बहुत कम है, मतलब पढ़े लिखे लोग कम है, बहुत कम है। मान लीजिए यहाँ पर 40% के समथिंग में साक्षरता दर है और यहाँ मान लीजिए 93% के समथिंग में साक्षरता दर है। यहाँ के लोग हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, हाईली क्वालिफिकेशन है उनके पास, सभी लोग हाईली डिग्री होल्डर हैं, मतलब ज़्यादा से उच्च शिक्षा डिग्री होल्डर हैं, ये सभी लोग हैं, अच्छे से खूब अच्छे लोग हैं, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए जिसको देश से प्यार है, जो बी सिटी बी में रहने वाला व्यक्ति है, जो जिसको देश से प्यार है और हाईली एजुकेटेड है, खूब अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो अभी तो वो भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार से क्या होगा, जब वो भ्रष्टाचार करेगा तो अपराध की प्रवृत्ति में आ जाएगा, तो अपराध की ओर आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको ये समझना होगा, हालांकि इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा उच्च शिक्षा, लेकिन उच्च शिक्षा उतने ज़्यादा तौर पर नहीं है जितना ज़्यादा ये बाकी सभी हैं। निर्धनता एवं बेरोजगारी, बेरोजगारी भी कब होगी, जब उच्च शिक्षा लोग हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा कारण तो नहीं है अपराध का, लेकिन उत्तरदायी नहीं है उच्च शिक्षा अपराध का, लेकिन उच्च शिक्षा के चलते जब बेरोजगारी ज़्यादा हो जाती है तो बेरोजगारी एक अपराध का कारण बन जाता है, अपराध का उत्तरदायी बन जाता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा यही चीज़ आती है सामने, और राजनीतिक भ्रष्टाचार के चलते ही ये सबसे ज़्यादा अपराधिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ावा देती है।
धार्मिक विभिन्नता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हमारा जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोग पाए जाते हैं, धर्म के लोग पाए जाते हैं। जबकि क्या है, हमारे संविधान के अनुसार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें हमें धर्म से संबंधित स्वतंत्रता प्राप्त है। हम अपने धर्म से संबंधित कोई भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म के संबंधित कोई भी, जैसे मान लीजिए मुस्लिम लोग हैं अपने मदरसा बनाते हैं, वहाँ पर जो भी प्रार्थना वगैरह होती है उनके तरफ से जो भी प्रार्थना होती है वो लोग करते हैं। तो अपने धर्म के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर कैसा है, हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन फिर भी क्या है, लोग धर्म को लेकर ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, और धर्म को लेकर जब लड़ाइयाँ होती हैं तो दंगे होते तो अपराध की प्रवृत्ति में सभी लोग आ जाते हैं। क्योंकि उस दंगे में जितने भी लोग शामिल होते हैं, जो भी एक दूसरे को भड़काते हैं और जो भी कुछ गलत काम करते हैं, वो सभी अपराध की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो इस तरीके से धार्मिक विभिन्नता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बड़ा कारण है, बहुत ही बड़ा कारण है, किसका, अपराध का बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधों के लिए बाल अपराधियों को निम्न में से किस प्रकार का दंड दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए ऑप्शन इसमें पढ़ेंगे, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। अपराधों के लिए बाल अपराधों को, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना होगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी अपराधों के लिए बाल अपराध हैं, इनको निम्न में से किस प्रकार का दंड दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी बाल अपराध करता है तो इसको निम्न में से किस प्रकार का दंड दिया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बाल अपराधियों को सुधारात्मक दंड दिया जाता है, उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है। बाल अपराधियों को आजन्म कारावास अथवा मृत्युदंड को छोड़कर अन्य सभी दंड दिए जा सकते हैं। बाल अपराधियों को 7 वर्ष से अधिक कारावास नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन डी है, बाल अपराधियों को 3 वर्ष से अधिक कारावास नहीं दिया जा सकता है। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमें कमेंट में बताएं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे ज़्यादा जितने भी बाल अपराध हैं, जो भी बालक लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो अपराध करते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको ज़्यादातर सुधार गृह में भेजा जाता है। आपने कई जगह सुना होगा, देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि जितने भी बच्चे लोग अपराध करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सुधार गृह भेजा जाता है। तो बच्चों को कहाँ पर भेजना चाहिए, सुधार गृह में भेजना चाहिए। ये भी नहीं है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक दंड दे दिया जाए, जिससे बाद में वो दंड जितने भी अपनी सज़ा काट के बाहर निकले तो वो और ज़्यादा बड़े अपराध करने की सोचें, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन देखें हम एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन क्या एलिमिनेट हो जाएगा, बाल अपराधियों को 7 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाता। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई 7 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाता, कारावास दिया जाता है। किस प्रकार से दिया जाता है, उसके जुर्म को देखकर उन्हें कारावास दिया जाता है। अब अगला ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला, और डी ऑप्शन है, बाल अपराधियों को 3 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाता है। तो इससे भी ज़्यादा दिया जाता है, इससे कम भी दिया जाता है। सुधार गृह भेजा जाता है उन्हें, और सुधार गृह के चलते हुए उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है, उनके करियर को सेट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ से इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बाल अपराधियों को सुधारात्मक दंड दिया जाता है, जिससे वो सुधर सकें, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपने करियर की शुरुआत कर सकें, अपना करियर अच्छा से बना सकें। उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है। यहाँ पर 1956 की बात आती है, तो मेरे प्यारे भाई 1956 में कौन सा अधिनियम और आया था जिससे सभी राज्यों का वर्गीकरण हुआ था, सभी राज्य अलग अलग बांटे गए थे, सभी राज्यों का वो हुआ था, नए नए राज्य बनकर तैयार हुए थे। तो कौन सा अधिनियम आया था, ये हमें कमेंट में बताइए। किस प्रकार से, कौन से अधिनियम के अनुसार में सभी राज्यों को अलग अलग किया गया था, किसके आधार पर अलग अलग किया गया था, तो हमें कमेंट में बताइएगा किसके आधार पर किया गया था। ऑप्शन दे लीजिए यहाँ पर, भाषा के आधार पर, ऑप्शन बी दीजिए धर्म के आधार पर, ऑप्शन सी है जाति के आधार पर, और ऑप्शन डी है लिंग के अनुसार आधार पर। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या है, अनैतिक व्यापार या निवारण अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है। तो किस अपराध से संबंधित है, ये वैश्यावृत्ति से संबंधित है। तो वैश्यावृत्ति से ये निवारण अधिनियम 1956 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
एक नाबालिग युवती को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए उसका उत्पीड़न व मारपीट किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस वालों को क्या करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी पुलिस अधिकारी को जो उप निरीक्षक से छोटे पद का ना हो उसे मुक्त करने के लिए आदेशित कर सकता है व अपने समक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश देगा। तो ये चीज कर सकता है, ये पुलिस अधिकारी ये चीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपराध का संबंध मनुष्य की कौन सी प्रवृत्तियों से है? अपराध का संबंध मनुष्य की कौन सी प्रवृत्तियों से है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असहज प्रवृत्तियों से है। कौन सी प्रवृत्तियों से है? असहज प्रवृत्तियों से है। समता की प्रवृत्ति से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर समता की प्रवृत्ति होगी तो समता का मतलब होता है समानता। समानता की प्रवृत्ति से होगा तो अपराध होगा ही नहीं। अगर अपराध होगा तो वहां पर समानता नहीं होगी, जहां समानता होगी वहां अपराध नहीं होगा। मानवीय प्रवृत्ति से भी नहीं होगा। तो मानवीय प्रवृत्ति से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति से अगर ये चीज होती है तो लोग मानवता को दिखाएंगे, मानवता को आगे रखेंगे। ये नहीं है कि अपराध हो रहा है तो देखते रहेंगे या फिर दूसरे के साथ में जुल्म करते रहेंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो मानवता की प्रवृत्ति ये भी गलत आंसर हो जाएगा। भोगवादी प्रवृत्ति ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहज प्रवृत्तियों से अपराध सबसे ज्यादा मनुष्य का संबंध होता है। अपराध का संबंध मनुष्य होता है असहज प्रवृत्तियों से। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में किस प्रकार का अपराध बढ़ा है? हाल ही के वर्षों में किस प्रकार का अपराध बढ़ा है? तो कौन कौन से अपराध बढ़े हैं? आतंकी घटनाएं, नशीले पदार्थ की तस्करी, विमानों का अपहरण। तो ये चीजें देखिए ज्यादातर बढ़ी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अपराध भी बढ़े हैं। आतंकी घटनाएं तो बहुत ज्यादा होने लगी हैं, नशीले पदार्थ की तस्करी भी बहुत ज्यादा होने लगी है। जो ड्रग होता है, हीरोइन होता है, ये सब चीजें, ड्रग्स वगैरह ये सब ज्यादा बढ़ने लगे, इनकी तस्करी बहुत ज़्यादा होने लगी है। विमानों का अपहरण ये भी बहुत ज़्यादा होने लगा, हाईजैक तो बहुत ही ज़्यादा होने लगे हैं। इसके लिए सभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है? भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है, ये बताना है आपको। भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद। आतंकवाद भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी है कि आतंकवाद को कैसे रोकना चाहिए, सरकार को इस पर क्या क्या नियम बनाने चाहिए, इसको कैसे नियंत्रण करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी बन गया है। क्योंकि आतंकवाद की समस्या, टेररिज्म की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी भी देश को खोखला कर सकती है और किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर बना सकती है। आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाकर उस देश को बिल्कुल खोखला कर देगी। उस देश को बिल्कुल भी खोखला कर सकती है आतंकवाद की समस्या। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया मानव व्यापार, ये इतनी खास समस्या नहीं है। देह व्यापार भी नहीं है, लेकिन अपहरण और ये इतनी खास समस्या नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है भारत की वो क्या है? आतंकवाद की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग वगैरह भी होता है, और देह व्यापार भी होता है, वेश्यावृत्ति भी होती है, और अपहरण के मामले भी सामने आते हैं, कई मामले सामने आते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो होता है आतंकवाद के मामलों में। क्योंकि आतंकवाद क्या होते देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं बम वगैरह रख दिए जाते हैं, बम अटैक हो जाता है और जिससे हजारों संख्या में लोग मारे जाते हैं, लोग घायल होते हैं। ऐसे बहुत से आतंकवादी समस्याएं आती हैं। और जो हमारे डिफेंस के पर्सन हैं, जितने भी डिफेंस के पर्सन हैं, वो उनको सबसे ज़्यादा इन्हीं से सामना करना पड़ता है। और उनकी जो शहीद होते हैं वो भी आतंकवाद को रोकने के चलते ही शहीद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल के वर्षों में किस प्रकार के अपराधों की वृद्धि हुई है? तो भारत में हाल के वर्षों में किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है? तो सभी प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है। संगठित अपराध, आर्थिक अपराध और साइबर अपराध। सबसे ज़्यादा क्या होता है? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि साइबर क्राइम के चलते हुए देखा हुआ कि कई लोग होते हैं बैंकों से कई लोगों के रुपए गायब हो जाते हैं। कई लोग, मतलब साइबर क्राइम हद से ज़्यादा होने लगा है। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो जो लोग इनसे संबंधित नहीं हैं, जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो डिजिटलाइजेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी रख पाते हैं, और इसी वजह से उन लोगों को धोखा मिल जाता है और उनके साथ साइबर क्राइम हो जाता है। तो साइबर क्राइम बहुत ही ज़्यादा होने लगा है जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा, एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपको एजुकेशन से जॉब ही मिल जाए, लेकिन एजुकेशन आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता है, कोई भी आपके साथ क्राइम नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एजुकेशन है।
अगला क्वेश्चन है, बीट का संबंध किससे है? तो बीट का संबंध किससे है पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय सुरक्षा। स्थानीय सुरक्षा से बीट का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, बीट किस प्रकार के होते हैं? तो बीट हैं जो किस प्रकार के होते हैं, तो देखिए अस्थाई भी हो सकते हैं और स्थायी भी हो सकते हैं। परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों प्रकार के बीट हो सकते हैं। जो भी आपकी स्थानीय सुरक्षा होगी वो किस तरीके से होगी? अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में जहां पर भी आप निवास कर रहे हैं, जहां पर भी आप रह रहे हैं, वहां पर कोई भी समस्या आ पड़ी है, अगर कोई कर्फ्यू लगा या फिर कुछ भी समस्या आ पड़ी है, तो वहां पे जो आपका अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से दोनों तरीके से कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, कोई ना कोई बीट लगाई जाएगी, जिससे आपकी स्थानीय सुरक्षा बनी रहे, आपके आसपास रहने वाले क्षेत्र में जो भी रहने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे। छोटे छोटे कैंप लगा दिए जाते हैं, और कुछ कैंप ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप से लगा दिए जाते हैं हमेशा के लिए, जहां पर देखा जाता है कि यहाँ पर आए दिन ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं, आपराधिक समस्याएं बनी रहती हैं, तो वहां पर बीट को क्या है, परमानेंट स्थापित कर दिया जाता है, परमानेंट स्टेबलाइज कर दिया जाता है। और जहां पर हाल फिलहाल में कहीं कुछ ना कुछ रीजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वहां पर नॉन परमानेंट तौर पर स्टेबलाइज कर दिया जाता है बीट। और बीट का मतलब क्या होता है? स्थानीय सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? पुलिस नागरिक के बीच समन्वय। पुलिस नागरिक के बीच में समन्वय होना बहुत ही जरूरी है। पुलिस और नागरिक एक दूसरे को अच्छे से समझें, तभी क्या होगा कि पुलिस व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनी रहेगी। कई कई जगह पर आपने देखा होगा कि पुलिस जा रही है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, लेकिन जो वहाँ के नागरिक होते हैं, वहाँ के नागरिक जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो नहीं कोऑपरेट नहीं करते हैं पुलिस के साथ। तो एक दूसरे के बीच में कोऑपरेट होना बहुत ही ज़रूरी है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि सिटीजन्स तो सही होते हैं, लेकिन पुलिस वाले लोग ज़्यादातर, कहीं कहीं होता है, ऐसा नहीं कि सभी पुलिस वाले, कहीं कहीं हो जाता है बाई चांस के लिए, तो हो सकता है किसी काम की वजह से नहीं सुन पाते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत से रीजन हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस के पास भी काफ़ी काम होते हैं, उन्हें सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप एक दूसरे में आपस में समन्वय होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कंपलसरी होगा। अगर आपस में पुलिस और नागरिक के बीच में समन्वय होगा, तो वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है बहुत ही सुदृढ़ बनी रहेगी, बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मानवता की निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? मानवता की निरंतरता के लिए आवश्यक क्या है? सांस्कृतिक विमर्श को समझना। सांस्कृतिक विमर्श को समझना ये मानवता की निरंतरता के लिए बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है कि सांस्कृतिक विमर्श को समझें। आपके जितनी भी सांस्कृतिक स्वच्छताएं हैं, जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जानें, अपने देश की संस्कृति के बारे में जानें, अपने राष्ट्र की संस्कृति के बारे में जानें, आपकी राज्य की संस्कृति क्या है उसके बारे में जानें, और अपनी संस्कृति को बनाए रखें और अपने संस्कारों को भी अच्छा रखें। तो ये मानवता की निरंतरता के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा भारत देश है एक बहुत ही अच्छा और सांस्कृतिक तौर पर उच्च देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विविधता के बीच निम्न में से किसका महत्व बढ़ रहा है? विविधता के बीच निम्नलिखित में से किसका महत्व बढ़ रहा है? एकता और समरसता का महत्व बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता है। सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता है राष्ट्रीय आधार पर। राष्ट्रीय आधार पर सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या कब से मौजूद है? भारत में सांप्रदायिकता की समस्या कब से मौजूद है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल से मौजूद है। संविधान ने मूल अधिकार किसे प्रदान किए हैं? संविधान ने मूल अधिकार किसे प्रदान किए हैं? प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए हैं। प्रत्येक नागरिक को, जो भी भारत के नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, भारत के नागरिक हैं, उन सभी को मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। और मूल अधिकार के पहले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था। आपको कमेंट में बताना है कि मूल अधिकार संविधान के किस पार्ट में इनका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, और अनुच्छेद 32 में कितनी रिट हैं, मतलब रिट कितने प्रकार की हैं, और अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या कर सकते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। और फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भारत ने किस देश के संविधान से लिए हैं, किस देश के संविधान से उधार लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए
पुलिस को क्या करना चाहिए? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? सामाजिक एकता का निर्माण करना चाहिए। समाज में जितनी एकता होगी, लोग रहने वाले जितने भी लोग होंगे समाज में, उनमें सभी में आपस में यूनिटी होगी, एकता होगी, तो इससे क्या होगा? सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। इससे क्या हो जाएगा? पुलिस को आसानी हो जाएगी अपने काम करने में, और पुलिस व्यवस्था भी अच्छी तरीके से काम करती रहेगी, व्यवस्थित रहेगी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में विश्वास को क्या माना गया है? संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में विश्वास को क्या माना गया है? मूल अधिकार माना गया है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में विश्वास को मूल अधिकार माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। अगला क्वेश्चन है, बलात्कार की शिकार महिला की चिकित्सीय रिपोर्ट में निम्न में से किस तथ्य को उल्लेख नहीं होगा? निम्नलिखित में से किस तथ्य का उल्लेख नहीं होगा? अगर किसी भी महिला का बलात्कार हुआ, रेप हुआ है, तो उसकी जो चिकित्सक रिपोर्ट होगी, जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी, तो उस मेडिकल रिपोर्ट में उसमें क्या क्या उल्लेख नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी प्राइवेसी को देखते हुए उसको क्या क्या उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बलात्कार के चिकित्सीय परीक्षण करने के चिकित्सक के अनुभव का उल्लेख नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति में सुधार ना होने के मुख्य कारण क्या हैं? महिलाओं की स्थिति में सुधार ना होने के मुख्य कारण क्या हैं? महिलाओं की स्थिति में सुधारने के लिए बने कानून बेअसर साबित हुए हैं। जितने भी महिलाओं से संबंधित कानून बन रहे हैं उनमें कोई ज़्यादा एक्शन अच्छे से नहीं लिया जा रहा है और वो बेअसर साबित हो रहे हैं, तो इसीलिए महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो रही है। लेकिन आज के समय में जो महिलाओं से संबंधित कानून बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं और अच्छे से उनका पालन भी किया जा रहा है। फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिलाओं का स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? भारत में महिलाओं का स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद इसके स्थिति का, महिलाओं की स्थिति में ऐसा क्या परिवर्तन आया, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? कोई खास सुधार नहीं हुआ, जैसा कि पहले है वैसा आज भी है। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी सुधार हुआ, तो ये बात हम नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी सुधार नहीं हुआ है। आज महिलाएं ज़्यादा स्वावलंबी हो गई हैं, तो ये भी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कुछ भी। आज भी महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि अब जब से मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकार के अनुसार स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं महिलाएं भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो का, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह कथन किसने कहा है कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है? यह कथन किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने यह कथन कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह बात कही गई है कि जब तक किसी देश की स्त्रियां, उनमें सुधार नहीं आएगा, स्त्रियों में सुधार नहीं आएगा, तब तक उस देश का कुछ नहीं हो सकता, उस देश का कल्याण नहीं हो सकता, उस देश का कल्याण के लिए आगे के रास्ते नहीं खुल सकते हैं। तो ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए 30 क्वेश्चन और कल किए थे 20 क्वेश्चन, और आपके टोटल क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। और इन 50 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जहां से मैंने 3 चैप्टर के क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लिए हैं, आपका 3 चैप्टर कंप्लीट होने को आए हैं। 3 चैप्टर में जनहित हो गया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया, और इसके बाद में क्राइम कंट्रोल के भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, और सांप्रदायिक सद्भाव कम्युनल हार्मनी के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी का, और आगे के क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करेंगे। और वीडियो आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।